मेरी पत्नी सिर्फ 8वीं पास थी, फिर भी वह जिन औरतों को बच्चे नहीं होते थे उनका इलाज करती थी और उसके लिए उसने टेरेस पर क्लिनिक खोल रखा था। और वह जिस भी बांझ औरत का इलाज करती वह औरतें प्रेग्नेंट हो जाती। मैंने नीचे काउंटर पर काम करता हूँ। उसने मुझे कड़क शब्दों में कहा था कि तुम ऊपर बिल्कुल नहीं आओगे क्योंकि ऊपर औरतों का इलाज होता है। और उसकी यह बात मैंने मान भी ली क्योंकि इससे हमें बहुत पैसा मिलता था। पर मुझे हैरानी इस बात की होती थी कि टेरेस पर सिर्फ औरतें ही जा सकती थी जिन्होंने बुर्का पहना हुआ होता था। मुझे मेरी पत्नी पर शक होने लगा और एक दिन मैं बुर्का पहनकर ऊपर टेरेस पर चला गया और सामने जो देखा तो मैं हैरान रह गया क्योंकि मेरा नाम आकाश है। हमारी आर्थिक परिस्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए हमारा गुजर बसर बड़ी मुश्किल से होता था। मैं पढ़ा लिखा था पर मेरे पास नौकरी नहीं थी और मेरी पत्नी सिर्फ 8वीं पास। पर क्या पता और कैसे मेरी पत्नी ने एक अकल लड़ाई और टेरेस पर एक क्लिनिक शुरू किया जहां वह उन औरतों का इलाज करती जिन्हें बच्चे नहीं थे। साल भर तो कोई ज़्यादा नहीं आता था। उस एक साल में उसके पास बस 2 ही औरतें आई थी। पर हैरान करने वाली बात यह थी कि वह दोनों ही प्रेग्नेंट हो गई। धीरे धीरे क्लिनिक पर भीड़ बढ़ने लगी। मेरी पत्नी ऊपर उन औरतों का इलाज करती और मैं नीचे काउंटर संभालता। एक दिन एक पति अपनी सुबह सुबह क्लिनिक अपनी पत्नी के साथ पहुंचा। मैंने उस औरत को ऊपर जाने के लिए कहा और उसके पति को नीचे ही बैठने के लिए कहा। आधे घंटे से ऊपर हो गया था उसकी पत्नी को ऊपर गए हुए, इसलिए वह ऊपर जाने की जिद करने लगा। मैंने उसे कहा कि ऊपर और भी औरतें हैं, इसलिए आप ऊपर नहीं जा सकते। मेरी पत्नी मुझे भी ऊपर नहीं जाने देती। यह सुनकर वह चुप बैठ गई। थोड़ी देर बाद 2 औरतें बुर्का पहनी हुई ऊपर टेरेस पर चली गई। करीब 2 घंटे बाद उस व्यक्ति की औरत नीचे आई। मैंने गौर से देखा तो उसके हाथों में कोई दवाई नहीं थी, पर चेहरे पर खुशी जरूर थी। दोनों पति पत्नी वहाँ से चले गए। थोड़ी देर बाद वह दोनों औरतें भी नीचे आई और चली गई और उन्हीं के पीछे पीछे मेरी पत्नी सुमन भी नीचे आ गई। उसने अपने चेहरे पर मास्क हटाया और जो हैंड ग्लव्स थे वह डस्टबिन में डाल दिए। उसे देखा तो वह भी बिल्कुल हल्की सी मुस्कुराई। तभी मैंने पूछा कि सुमन, तुम सिर्फ 8वीं पास हो, फिर कैसे इन औरतों का इलाज करती हो? उस पर उसने कहा कि मेरे लिए बस इतना ही काफ़ी है कि मैंने ऐसी स्त्रियों के घर गृहस्थी टूटने से बचाई है। यह सुनकर मैं शांत हो गया। पता नहीं वह मुझसे क्या छुपा रही थी, पर आखिर मैं उसका पति ही हूँ। कम से कम उसने मुझे तो बताना चाहिए था ना। शुरुआत में मैं उसके काम पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, पर धीरे धीरे उसका नाम सब जगह हो गया। शुरू में तो वह बस 1 या 2 स्त्रियों का ही इलाज करती, पर अब दिन में करीब 20 से 25 औरतें का इलाज करती थी। अकेली को यह सब संभालना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, इसलिए नीचे काउंटर शुरू करके मैं उनके ब्लड सैंपल लेता। उनके ट्रीटमेंट में करीब 3 से 4 घंटे लगते। मैं हर बार उससे पूछता था कि आखिर तुम किस तरह से इलाज करती हो, और वह हर बार हंसकर टाल देती। मैं कभी कभी सोचता कि उस क्लिनिक में पेशेंट होने पर मुझे जाना मना है, पर पेशेंट ना होने पर भी मेरे लिए सख्त मनाही है। मैं अपनी पत्नी से ज़्यादा सवाल नहीं कर सकता था क्योंकि मैं काफ़ी सालों से बेरोजगार था और उसके कमाई से ही घर चलता था। पहले तो 2 वक्त की रोटी मिलना मुश्किल था, उस पर 2 बच्चों की जिम्मेदारी वह अलग। मैं बेरोजगार था, इसलिए वह मुझे बार बार ताने मारती, तो यह बात तो वह मुझे से लड़कर मायके चली जाती। और फिर उसने खुद कुछ करने की सोची। एक दिन वह मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी कि आकाश, मुझे टेरेस पर एक क्लिनिक शुरू करना है। तुम सिर्फ 8वीं पास हो, फिर तुम क्लिनिक कैसे शुरू कर सकती हो? वह बोली, तुम चिंता मत करो। जिनके पति बेरोजगार होते हैं उनकी पत्नियां कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेती है। मैं मुंह टेढ़ा करके वहाँ से चला गया। आखिर मैं उसने टेरेस पे ऊपर कमरे में एक क्लिनिक खोल ही लिया। उसने कहा कि मैं जिन औरतों को बच्चे नहीं होते उनका इलाज करूँगी। शुरू शुरू में मैं उसका बहुत मजाक उड़ाया, पर वह अपने इरादों की पक्की निकली। मैं पहले यही जानने में लगा रहता कि आखिर वह यह सब कैसे करती है, पर बाद में यही सोचा कि अगर वह यह सब कर भी रही है तो वह अपने ही घर के लिए।
मेरे माता पिता तो गए काफ़ी समय बीत गया था। मेरी छोटी बहन प्रिया की शादी को 10 साल हो गए थे, पर अभी तक कोई बच्चा नहीं था, जिसके कारण उसका पति उसे बहुत परेशान करता था और दूसरी शादी करने की धमकी देता। मैंने अपनी बहन के बारे में संगीता से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने अनसुना कर दिया। खैर, इसके पीछे कारण भी था। शादी से पहले प्रिया ने अपनी भाभी का बहुत तिरस्कार किया, उसे ननद के रिश्ते के नाम पर बहुत परेशान किया। मैं भी कई बार अपनी बहन की बातों में ही आ जाता था और सुमन पर हाथ उठा देता था, पर यह सब सुमन को अच्छी तरह से याद था और शायद इसीलिए वह प्राची का इलाज करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। सुमन का क्लिनिक बहुत अच्छे से चल रहा था, हमारे पास काफ़ी पैसा आ गया था, पर कभी कभी मैं रात भर यही सोचता रहता कि आखिर सुमन कैसा इलाज करती है, और मुझे नींद तक नहीं आती थी। एक दिन एक बूढ़ा आदमी आया। मैंने उसे नीचे सोफे पर बैठने के लिए कहा और उसकी पत्नी को ऊपर भेज दिया। थोड़ी देर बाद वही 2 औरतें बुर्का पहने हुए आई और मैंने उन्हें ऊपर जाने दिया। पता नहीं इन 2 औरतों को क्या परेशानी थी जो सुमन दूर नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वह दोनों रोज क्लिनिक में आती थी। 3-4 घंटे के बाद वह औरतों के नीचे आई और उसी के पीछे पीछे यह 2 औरत भी आ गई। वह औरत जल्दी ही वहाँ से निकलने की तैयारी में थी। तभी मेरी नज़र उन दोनों में से एक के पैर पर पड़ी। मुझे थोड़ा शक हुआ, क्योंकि उसने आदमी की चप्पल पहन रखी थी। मैंने उससे कहा, आप दोनों कई दिनों से यहाँ पर आ रही हो, आपकी जो कोई दिक्कत है वह दूर हुई या नहीं? तभी उसमें से एक औरत बोली, हम यहाँ औरतों का इलाज करने आते हैं। अब मेरी समझ में आया कि उन औरतों का इलाज यह दोनों करती है और नाम संगीता का होता है, पर मुझे क्या लेना देना था। उतने में ही मेरी बहन प्राची का फ़ोन आता है और रोते रोते कहती है, भैया कुछ भी करो पर भाभी को समझाओ कि वह मेरा इलाज करे, नहीं तो मेरा पति मुझे तलाक दे देगा। मैंने उसे बहुत समझाने के बाद फ़ोन रख दिया और सभी औरतें जाने के बाद ऊपर टेरेस पर चला गया। मैंने जैसे ही क्लिनिक का दरवाज़ा खोला और अंदर गया, सुमन ज़ोर से चिल्लाई और मुझे बाहर धकेल दिया। मुझे थोड़ा अजीब लगा और गुस्सा भी आया। फिर भी इन बातों को अनदेखा करके मैंने प्राची के बारे में उससे बताया तो वह बोली कि मैं तुम्हारी बहन का इलाज नहीं कर सकती, उससे कहो कि वह किसी अच्छे अस्पताल में अपना इलाज कराए। पर आखिर बात क्या है, क्यों तुम ऐसा कर रही हो? वह बिना कुछ बोले हंसकर वहाँ से चली गई। इसी बात को लेकर हम कई दिनों तक दोनों के बीच में बातचीत बंद थी, पर उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। आखिर वह पैसे कमाने जो लगी थी, उसकी नज़र में मेरी कोई कीमत नहीं थी। कुछ दिनों बाद प्राची रोते रोते घर आई और कहने लगी कि भैया कुछ भी करो पर भाभी से कहो ना मेरा इलाज करने के लिए। आज मेरे पति ने मुझे बांझ कहकर घर से निकाल दिया और बहुत जल्द वह मुझे तलाक देने वाले हैं। यह सब सुमन सुन रही थी, पर उस पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। मैंने सुमन के सामने हाथ जोड़े और कहा, प्राची ने शादी से पहले तुम्हारे साथ जो भी व्यवहार किया उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, पर उसका इलाज कर दो, वरना उसका पति उसे तलाक दे देगा। हाँ तो कोई बात नहीं, हम प्राची की दूसरी शादी करवा देंगे, पर मैं उनका इलाज नहीं कर सकती। मैं हैरानी से उसकी तरफ देखे जा रहा था। कह रही थी कि मैं प्राची का इलाज नहीं कर सकती, यह मेरा नाइलाज है। मैं अपने घर के औरतों का इलाज नहीं कर सकती। और वह ऊपर क्लिनिक में चली गई। कुछ दिनों बाद प्राची का तलाक हुआ और वह हमारे पास आ गई। मुझे सुमन पर बहुत गुस्सा आ रहा था और मुझे यह भी पता करना था कि उसने प्राची का इलाज क्यों नहीं किया। अब तो प्राची सुमन का और भी ज़्यादा तिरस्कार करने लगी थी। भैया क्यों भाभी ने मेरा इलाज नहीं किया और वह उस पर नज़र भी रखती। मैंने कहा, यह मेरी भी समझ में नहीं आ रहा था, पर मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। नहीं भैया, कोई तो बात है। उन्होंने मेरा इलाज नहीं किया मतलब दाल में कुछ काला है। वह लोगों का इलाज नहीं कर रही, बल्कि तुम्हें धोखा दे रही है।
पर तुम्हारी आंखों पर तो पट्टी बंधी हुई है। कल तुमने उसका बुर्का पहने हुए औरतों को देखा? वह औरत नहीं, आदमी है। जब भी कोई औरत इलाज करने आती है तो तुम काउंटर पर उसका ब्लड सैंपल लेते हो। तभी वह दोनों औरतें आती है। वह दोनों आदमी ये से जरूर तुम्हारी बीवी का कोई बड़ा खेल खेल रही है। प्राची ने जो कुछ बताया वैसे ही मेरे मन में भी शक आया था। मैंने उससे कहा कि कल हम दोनों बुर्का पहनकर क्लिनिक में जाएंगे। दूसरे दिन एक औरत बुर्का पहने हुए आई। मैंने उसे ऊपर जाने के लिए कहा और उसके पति को नीचे ही बैठने के लिए कहा। उतने में मैंने प्राची को फ़ोन करके बुला लिया और हम दोनों बुर्का पहनकर ऊपर पहुंच गए। सुमन का क्लिनिक बहुत बड़ा और सुंदर था। इलाज के लिए आई हुई औरतें शांत बैठी हुई थी। जब हम दोनों अंदर गए तो सुमन को लगा कि हम दोनों वही दोनों औरतें हैं जो इलाज करने के लिए आई है। सुमन बोली, अच्छा हुआ तुम दोनों जल्दी आ गए। यह फाइल लो और इनका नाम लिखो। इसका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है और इसको बी पॉजिटिव वाला ही बच्चा दो। यह सुनकर हम दोनों ने अपने चेहरे पर से बुर्का एक हाथ से हटाया। हमें देखकर संगीता थोड़ी घबरा गई। मैंने कहा, अब तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि आखिर तुम क्या और कैसा इलाज करती हो। तब सुमन ने बताया, तुम तो बेरोजगार थे, गरीबी ने अपने कितने हाल किए थे। तभी मेरी एक सहेली ने मुझे ऐसी औरतों का इलाज करने के लिए कहा। मेरी सहेली एक एनजीओ चलाती थी जहां उन अनाथ बच्चों को संभाला जाता था जिन्हें उनके माँ बाप कूड़े के ढेर में फेंक के चले जाते थे, या फिर बिन ब्याही लड़कियां भी उनके एनजीओ में अपने बच्चे को दे जाया करती थी। वह उन बच्चों की देखरेख करती थी। उसी ने मुझे बताया कि अपने समाज में जब किसी स्त्री को बच्चा नहीं होता तो या तो दूसरी शादी करने पर जोर दिया जाता है या फिर बच्चा गोद लेने पर। इस तरह कितने ही लोगों की गृहस्थी बर्बाद हो जाती है। मेरी सहेली ने उसके 2 आदमी दिए थे। जब भी कोई औरत इलाज करने आती मैं उसे साफ बताती कि यहाँ कोई इलाज नहीं किया जाता। मैं कोई इलाज नहीं करती, पर हाँ, तुम्हें बच्चा जरूर मिलेगा। मैं उस औरत का और उसके पति का ब्लड ग्रुप लेती और 9 महीने बाद उसे वही ब्लड ग्रुप वाला बच्चा उन्हें दे देती। मैं प्राची का इलाज इसलिए नहीं कर रही थी कि कहीं उसको यह सब पता न चले। भाभी, अगर आपने मेरा इलाज किया होता तो आज मैं यहाँ ना होती। खैर, अब मैं आपका इस काम में साथ दूंगी क्योंकि एक काम समाज के लिए बहुत ही अच्छा है। इस तरह से जो बच्चे अनाथ हैं उन्हें माँ बाप मिल जाते हैं और जिन्हें बच्चा नहीं है उनका माँ बाप की गोद भर जाती है और इस तरह से कितनी ही स्त्रियों की गृहस्थी बर्बाद होने से बच जाती है। प्राची और सुमन की आंखों में आंसू आ गए और मुझे मेरी पत्नी पर गर्व महसूस हो रहा था। तो फ्रेंड्स, सुमन जो कर रही थी वो सही कर रही थी या गलत, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही अच्छे वीडियोज़ और स्टोरीज़ देखने के लिए हमारे चैनल पर विजिट ज़रूर करते रहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ।